नोटिफिकेशन भेजना बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? विष्णु कह रहे हैं मैम क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी? क्लास हो चुकी है बेटा। ओके विष्णु गुड इवनिंग। नोट्स कह रहे हैं राहुल बेटा नोट्स डल गए, आप जाकर चेक कीजिए। सूरज गुड मॉर्निंग, आपका गुड मॉर्निंग। चलो चलिए फटाक से लाइव आइए, आपके पास नोटिफिकेशन भी जा रहा है टाइम्स कोचिंग की तरफ से। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच रहा होगा। रीना मलिक आ चुकी हैं, विष्णु आ चुके हैं, अखिलेश आ चुके हैं, विशाल, मोहम्मद यूसुफ, साबिर खान। चलो रीना मलिक, फाइन मैम, हाउ आर यू? रीना अभी तो छोड़ के गई हूँ मैं तुम्हें, है अभी तो तुम पढ़ रही थी मेरे साथ। चलो स्टार्ट करें फिर। सुनो, लास्ट क्लास में हमने मेटल नॉन मेटल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। फॉस्फोरस के बारे में नहीं पढ़ाया था। थोड़ा सा एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैम धातु और अधातु में आपने फॉस्फोरस छोड़ दिया। अगर मैं बात करती हूँ बेटा फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, फिर हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम एक नया एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसलिए पढ़ा रही हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मैंने छोड़ दिया है। पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है। मेटल नॉन मेटल की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक नॉन मेटल में फॉस्फोरस पी आप लिख सकते हो। फॉस्फोरस को मुझे बताना था, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोरस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉस्फोरस होता क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, इसका सिंबल पी होता है। और ये क्या है? ये एक नॉन मेटल है, एक अधातु है। फॉस्फोरस इज ए नॉन मेटल, यह एक अधातु है। अब फॉस्फोरस से जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ फॉस्फोरस के टाइप से आता है, सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस से टाइप से आता है। अगर पूछे हमारे बॉडी में फॉस्फोरस कहाँ होता है, तो आप बताइएगा हमारे बॉडी में हमारी बोन्स, हड्डियां किसकी बनी हुई होती हैं? हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं। ऐसे ही हमारी मसल्स में भी होता है ये हमारी मांसपेशियों में भी होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फॉस्फोरस हमारे बॉडी में कहाँ होता है, तो आप क्या बताओगे? फॉस्फोरस में, रीना कह रही है मैम नॉन मेटल में ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मैंने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि आप लोगों को याद होगा पीरियोडिक टेबल में मैंने नोबल गैसेस सारी करवा दी है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, ऑर्गेनिसन, वहां सब करवाई थी, सबके यूजेस भी करवाए थे। ये सब नॉन मेटल में आता है, ठीक है। जब मैं फॉस्फोरस की बात करती हूँ तो ये हमारी हड्डियों में और हमारी मांसपेशियों में होता है। नेक्स्ट, यहां पर फॉस्फोरस के सिर्फ टाइप से क्वेश्चन बनता है। जो फॉस्फोरस है ना बेटा, वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला आता है रेड फॉस्फोरस, एक नंबर पे आता है लाल फॉस्फोरस, रेड पी। चलो पूरा लिख देती हूं मैं। लाल फॉस्फोरस एक नंबर पे लिखेंगे आप बेटा, लाल फॉस्फोरस, ठीक है। दूसरे पे कौन सा लिखेंगे? दूसरे पे आप लिखोगे बच्चा सल्फर। बेटा सल्फर में ना पॉलीमर वाले चैप्टर में करवाऊंगी क्योंकि सल्फर वहाँ काम में आता है ना। रबड़ जब करवाते हैं, रबड़ के साथ सल्फर को, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करते हैं, तो वहां पर जो कहाँ जहां पर भी यूज होगा वहां पर आ जाएगा सारा, तुम लोग टेंशन नहीं लो। तो लाल फॉस्फोरस। दूसरा आप बताओगे व्हाइट फॉस्फोरस, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, सफेद फॉस्फोरस। और तीसरा होता है बच्चों ब्लैक फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस। ब्लैक पी लिख दिया, समझ जाना, ठीक है। ब्लैक पी मतलब काला फॉस्फोरस। जब हम फॉस्फोरस के प्रकार की बात करते हैं, या फॉस्फोरस के एलोट्रोप बोल सकते हो आप, ये फॉस्फोरस के एलोट्रोप में फॉस्फोरस के अपर रूप है। कौन कौन सा? रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। ये जो सबसे पहला व्हाइट फॉस्फोरस है, इसके फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में आता है, इसे P4 कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाइट फॉस्फोरस को हम और किस नाम से जानते हैं, सफेद फास्फोरस को, तो आप बताओगे P4 के नाम से जानते हैं, P4। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है इनमें से? दूसरा क्वेश्चन आता है कि इन तीनों प्रकार में से कौन सा फॉस्फोरस है जो ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। अगर मैं बात करती हूं तो ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है, इट इज मोर रिएक्टिव, यह सबसे ज्यादा क्रियाशील है।
अगर पूछे कौन सा फॉस्फोरस सबसे अधिक क्रियाशील है, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा फॉस्फोरस है, आप बताओगे। सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, सबसे अधिक क्रियाशील फॉस्फोरस कौन सा है, व्हाइट फॉस्फोरस। सफेद फॉस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इनफैक्ट ये इतना रिएक्टिव है कि ये कहाँ काम आता है, ये एक्सप्लोजिव्स बनाने में काम आता है। एक्सप्लोजिव्स बोले तो विस्फोटक बनाने में काम आता है। जहां पर विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं वहां पर एक्सप्लोजिव्स बनाने की कैटेगरी में ये काम में आता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉस्फोरस आप क्या बताओगे, व्हाइट फॉस्फोरस, जिसे हम P4 भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इसके अलावा व्हाइट फॉस्फोरस कहाँ काम आता है, बेटा ये काम आता है स्मोक बॉम्ब बनाने में। स्मोक बॉम्ब, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। धुएं वाले बम, ये बम कहाँ काम आते हैं, ये बॉम्ब ये काम आते हैं मूवीज में। आपने देखा होगा एक मूवी चल रही है, उसमें हीरो की एंट्री हो रही है, बहुत सारा धुआं आ रहा है और उसके बीच में से हीरो निकल के आ रहा है। तो या तो मूवीज में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मूवी में जो धूम्रपट है, धूम्रपट ऐसी कुछ हिंदी में लैंग्वेज लिखी हुई आती है, इंग्लिश में यही आएगा स्मोक बॉम्ब या स्मोक सीन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मूवीज में जो धूम्रपट या जो स्मोक का सीन बनता है वो हम किससे बनाते हैं, तो आप क्या बनाओगे, बताओगे वो व्हाइट फॉस्फोरस से बनाया जाता है। इसके अलावा मैं बताती हूँ कहाँ काम आता है, हमारे बॉर्डर पे जवान जो होते हैं, हमारे सोल्जर्स जो होते हैं, वो काम में लेते हैं इसे। क्या, मान लो कोई आतंकवादी घुस के आ गया है, हमारे बॉर्डर से आ रहा है, ठीक है, तो क्या करता है, आतंकवादी घुस के आ रहा है तो उस आतंकवादी की जो विजिबिलिटी है उसको लो करने के लिए वहां पे स्मोक बम छोड़ दिए जाते हैं। तो उसकी आंखों में ईचिंग सी होती है, उससे कुछ दिखता नहीं है और उस पर आप अटैक कर सकते हो, उसे पकड़ सकते हो। तो याद रखिएगा कि बॉर्डर्स पे या इसके अलावा हम बात करते हैं मूवीज में जो स्मोक सीन है, धूम्रपट जो सीन है, वो बनाने के लिए व्हाइट फॉस्फोरस काम में लिया जाता है। ये हार्मफुल भी है, ये एक्सप्लोजिव है और सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही फॉस्फोरस है। अब मैं अगर बात करती हूँ काले फॉस्फोरस की, बेटा ये लेस रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, सबसे कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। इन तीनों में देखेंगे तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, ब्लैक फॉस्फोरस होगा। और ये जो है ये कहाँ काम आता है, बेटा इसका एक नाम और भी होता है, इसका अदर नेम, इस नाम से बड़ा फेमस है ये। इसका अन्य नाम क्या होता है, फॉस्फोरिन इसे कहा जाता है। इसका एक नाम और होता है, इसे कहा जाता है फोस्फोरीन। ये आप नोट कर लेना कि इसे फोस्फोरिन नाम से भी जाना जाता है। और ये बिहेव करता है एक सेमीकंडक्टर की तरह, ये अर्धचालक की तरह बिहेव करता है। तो ये सेमीकंडक्टर्स बनाने में काम आता है। क्या करने में, अर्धचालक बनाने में। जैसे ग्रेफाइट काम में लेते हैं ना, वैसे ही बेटा फॉस्फोरस का जो काला फॉस्फोरस है जो सबसे कम क्रियाशील होता है, वो सेमीकंडक्टर्स बनाने में काम आता है। मैम अगर स्मोक सीन में से जिंक और फॉस्फोरस दोनों आ जाए तो बेटा फॉस्फोरस को प्रायोरिटी देंगे माधव, ठीक है। अखिलेश कह रहे मैम आंसू गैस में क्या होता है, बेटा अश्रु गैस मैंने नहीं बताई आपको, अभी बताते हैं, रुको, टीयर गैस बताएंगे आपको कौन कौन सी होती है। पहले ये सुनो, पहले फॉस्फोरस कंप्लीट कर ले। अब बात करते हैं लाल फॉस्फोरस की। ये कहाँ काम आता है, ये आता है बेटा माचिस की तिल्ली बनाने में। मैचस्टिक देखिए, माचिस की तिल्ली, माचिस की तिल्ली ऐसे, ये जो रेड वाला जो एरिया है इसमें तो होता है लाल फॉस्फोरस, और माचिस की तिल्ली में सबसे एंड में यहां पर बेटा लगा हुआ होता है लेड का चूर्ण, लेड का पाउडर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, लेड का पाउडर। लेड का मतलब क्या होता है, सीसा, सीसा का चूर्ण लास्ट में लगा हुआ होता है यहाँ पर। तो मैचस्टिक, माचिस की तिल्ली बनाने में लाल फॉस्फोरस का काम में लिया जाता है, और किसके साथ, विद लेड पाउडर, जो लेड का पाउडर है उसके साथ। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर ये कहाँ काम आता है लाल फॉस्फोरस। आपने कभी पतंग उड़ाई है, पतंग आप किससे उड़ाते हो, मांझे से उड़ाते हो। मांझा बनाने के लिए भी लाल फॉस्फोरस को काम में लिया जाता है। कभी आपने देखा है कि मांझा कैसे बनता है, एक खंभा दूसरे खंभे के बीच में वो धागा बांध दिया जाता है, फिर लेड का पाउडर और लाल फॉस्फोरस से उसकी ऐसे पुताई सी की जाती है। ये इतना ज्यादा तीखा बन जाता है, तीखा मतलब वैसा तीखा नहीं, मतलब किसी इंसान की अगर गर्दन में लगा तो ये मांझा गर्दन काट देता है उसकी।
सबसे खतरनाक आता है चाइनीज मांझा, उसको तो काम में कभी ना ले। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि फास्फोरस के एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं, 3 हैं बेटा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पूछे व्हाइट फास्फोरस, एक्सप्लोजिव हो सकता है वो। इसके अलावा मांझा बनाने में, या आप बताओगे मांझे के अलावा अगर आपसे पूछ ले मांझा क्या होता है, नहीं समझ में आया आपको नितिन? पतंग नहीं उड़ाई कभी? हाँ, पतंग उड़ाते हैं तो जिस धागे से उड़ाते हैं उसे मांझा ही तो बोलते हैं हम, है ना। तो मांझा बनाने में, इसलिए मांझा, मांझे को क्या कैसे बना, कभी आपने देखा नहीं होगा मांझा कैसे बनता है। गुन्नी मीना बेटा हिंदी का पीडीएफ डाल दिया है, आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, आपको दिख जाएगा हिंदी का पीडीएफ डाल दिया है बेटा। तो मांझा बनाने में बस ये फास्फोरस से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या क्या, कि मोर रिएक्टिव कौन सा है, लेस रिएक्टिव कौन सा है, कौन सा सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है, कौन सा स्मोक बॉम्ब या एक्सप्लोजिव बनाने में काम आता है, कौन सा फास्फोरस है जो मैचस्टिक बनाने में काम आता है। बस ये समझ में आ। अब एक बच्चा कह रहा है मैम टीयर गैस बता दो। चलो हम बात करते हैं टीयर गैसेस की। टीयर गैस का मतलब होता है अश्रु गैस। अश्रु गैस का मतलब होता है पुलिस वाले आंसू के गोले छोड़ते हैं जब कभी धारा 144 लगती है तब, है ना। हरीश कह रहे हैं पतंग उड़ाते समय हमने बनाया है मांझा। हाँ तो मांझा कैसे बनता है बेटा? हमने कभी देखा नहीं? हम बचपन में पता हम लोग कैसे बनाते थे? बल्ब के कांच को तोड़ के, बल्ब के कांच वाले से इसको पीस के एकदम, हम नहीं बनाया बचपन में। मैम प्रीवियस वीडियो नहीं दिख रहा है, क्यों? कल क्लास हुई नहीं थी बेटा। अगर 24 तारीख की बात करें तो 24 को क्लास नहीं हुई थी, आज क्लास है बेटा, कल क्लास नहीं हुई थी 24 को। हाँ जी, और आपकी होली की छुट्टियां सुन लो जिसने नहीं सुनी है, 27, 28, 29, 30, 4 दिन आपकी कोई क्लास नहीं होगी बेटा। लेकिन मैं कल ही नहीं लूंगी, मैं कल से क्लास नहीं लूंगी आपकी, वो इसलिए क्योंकि मुझे घर जाना है कल, इसलिए कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। अब मैं आपको सीधा मिलूंगी 31 तारीख को, क्योंकि मैं होली पे घर जा रही हूँ। अनिकित कोई बात नहीं बेटा, आप आ जाओ, सुन लो, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, बस फास्फोरस पढ़ाया, लेट हो गए तो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। 27, 28, 29, 30 को कुछ टीचर्स हैं जो क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे, जो नहीं जा रहे हैं होली पे। लेकिन मैं तो बहुत दिनों से घर नहीं गई, तो मुझे घर जाना पड़ेगा और मैं कल निकल जाऊंगी। कल की मेरी ट्रेन है, और क्योंकि उसके बाद ट्रेन कैंसिल हो रही है शायद, तो मुझे कल निकलना होगा, तो मैं कल चली जाऊंगी, ठीक है। तो मैं कल से क्लास नहीं लूंगी, अब मैं डायरेक्ट 31 को क्लास लूंगी आपकी, है ना। चलिए आइए, टीयर गैस के बारे में बात कर रहा है एक बच्चा। ये होली वैकेशन है, इसको लिख लेना, होली की छुट्टियां हैं ये, बाद में मत कहना बताया नहीं। जब मैं टीयर गैस की बात करती हूँ तो पुलिस वाले आंसू का गोला छोड़ते हैं जब धारा 144 लगती है, लोगों को वहां से हटाने के लिए। ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा? नितिन कुमार कह रहे हैं बेटा अभी नहीं है ग्रुप डी का एग्जाम, आप थोड़ा सा पढ़ो, आपके पास टाइम है अभी। जब मैंने बात की है टीयर गैस की तो कौन कौन सी होती है सुनिएगा। पहला आता है एक क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन, इसे भी हम टीयर गैस बोलते हैं। दूसरा होता है एसिटोफेनॉन, ये सब क्या है आपकी टीयर गैस है। एसिटोफेनॉन, एसिटोफिनॉन। तीसरी आती है प्यारे बच्चों अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन, अल्फा क्लोरो एसिटोफेनॉन। और 4 नंबर पे आता है फेनासिल क्लोराइड, फेनासिल क्लोराइड, फेनासिल क्लोराइड। ये सारी की सारी क्या होती हैं? टीयर गैसेस। सबसे ज्यादा जो ऑप्शन में मिलता है वो यही मिलता है, एसिटोफेनॉन एंड क्लोरोपिक्रिन। अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है वो। हम ग्लास की बोतल को पीस के मांझा बनाते थे। अच्छा राजू, मैथ्स का क्लास बेटा वो सर जानते हैं, मुझे नहीं पता, मैथ्स वाले सर। ऑफिशियली 4 दिन की छुट्टी है, उसके बाद जिसको जितने दिन की लेनी है उस हिसाब से वो छुट्टी ले रहा है, कोई बात नहीं। कोई घर नहीं जा रहा है तो वो नहीं लेगा। हो गया, समझ में आ गई होगी बात इतनी आपको। तो ये चारों टीयर गैस हैं। जिस बच्चे ने मुझसे पूछी है, लाफिंग गैस आपको पता ही है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। पुलिस वाले सबसे ज्यादा इसे काम में लेते हैं। पुलिस वाले जो आंसू के गोले होते हैं ना, वो इसको, एक तो ये हमारी आंखों को कम नुकसान पहुंचाएगी और सस्ती भी आती है ये इन चारों में से, इसलिए पुलिस वाले इसे काम में लेते हैं। तो जब कभी आपको टीयर गैस पूछेगा तो वहां पे क्लोरोपिक्रिन ऑप्शन में होगा ही होगा, मेनली यही मिलता है। अगर ये नहीं होगा तो ये ऑप्शन में होगा। ये 2 नहीं होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं, ठीक है बच्चा। जिसने पूछा मैंने बता दिया है टीयर गैस। अब ये आपका मेटल नॉन मेटल चैप्टर खत्म हो गया। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं।
ठीक है, अब हम आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो 4-5 क्लास में खत्म होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा चैप्टर? एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम कंप्लीट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी पानी वाला चैप्टर, और उसके बाद एसिड बेस वाला चैप्टर, फिर कुछ केमिकल रिएक्शन बताऊंगी। थोड़ा सा बचा हुआ है अभी, आप सबको होलेगी शुभकामनाएं नितिन, आपको भी बेटा। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, यहां पर मैंने आपको एक दिन बताया था कि मैं आपको एटॉमिक मास याद करना सिखाऊंगी 20 तक का। मैं आपको एटॉमिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सिखाऊंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगी, अगर तुम लोगों को याद हो तो। वो धीरे धीरे करके वो सारी चीजें आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं तो किसकी स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत हल्की लगेंगी आपको कि हम 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन धीरे 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 मैं वो सारी चीजें आपको सिखा दूंगी। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास कैसे याद करना है, एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके बाद आइसो बार क्या होते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो किसकी स्ट्रक्चर? एटॉमिक मतलब एटम, एटम की स्ट्रक्चर। जब मैं एटम के बारे में बात करती हूं तो एटम क्या होता है? इस धरती पर जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं वो सब किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से। अगर मैं इस बोर्ड की, इस मार्कर की, इस एसी की, इस कैमरे की, इस टीवी की, इस माइक की, सब की बात करती हूँ, ये सब किससे मिलकर बने हुए? एटम से मिलकर बने हुए। अगर मैं इस मार्कर के इतने से हिस्से की बात करूं तो इस मार्कर का जो इतना सा हिस्सा है, इस इतने से हिस्से के अंदर भी बेटा अरबों खरबों एटम्स हैं, अरबों खरबों परमाणु से भरा पड़ा है। क्या आपका? आप बताओगे मार्कर। तो मैंने कहा कि जितनी भी इस ब्रह्मांड की सारी चीजें हैं जो नॉन लिविंग हैं, लिविंग में कौन आते हैं? हम लोग। तो हम लोगों में क्या है? सेल है, कोशिका है सबसे छोटा। लेकिन अगर नॉन लिविंग निर्जीव चीजों की बातें करते हैं तो उन सब में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप बताओगे बेटा एटम। अगर मैं बात करती हूँ एटम क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर। अगर मैं बात करती हूँ एटम क्या होता है, तो आप लिखोगे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर। ब्रह्मांड का सबसे छोटा भाग, ब्रह्मांड का सबसे छोटा भाग जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब इस मार्कर का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसे आप और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं एटम। एटम वो सबसे छोटा पार्ट है इस मार्कर का, इस बोर्ड का, जिसे और आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते। और इस मार्कर के छोटे से हिस्से के अंदर अरबों खरबों बिलियंस में क्या है? एटम है। लेकिन आपको नहीं दिख रहे हैं एटम। लेकिन ये मार्कर किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। अब मैं बात करती हूं कि एटम के अंदर क्या होता है। अगर मैं बात करूं, एटम क्या हो गया? वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसे आगे आप डिवाइड कर ही नहीं पाओगे, इससे ज्यादा आप डिवाइड कर ही नहीं सकते उसे। तो वो सबसे छोटा कण, सबसे छोटा हिस्सा जिसे आगे आप डिवाइड ही नहीं कर पाओ इस मार्कर का, उसे मैंने एटम बोला। जैसे मेरे बॉडी में क्या सबसे छोटा हिस्सा? सेल। सेल से छोटा कुछ नहीं है बेटा। सेल से बड़े बहुत सारे हैं। जैसे सेल से बड़ा टिश्यू, टिश्यू से बड़े ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, पूरे ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनता है। ऐसे इस मार्कर का जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ होता है। अब एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो आप जानते होंगे किसी भी एटम के सेंटर में हम क्या रखते हैं? किसी भी एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है। एटम का जो बीचों बीच का हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, या इसी को नाम दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स, या इसी को ही हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। हिंदी में से नाभिक बोलते हैं। किसी भी एटम के सेंटर में उसके बीचों बीच जो उसका मास है, जो उसका द्रव्यमान है, वो वहीं पर सेंटर होता है और उसी को न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन कहा जाता है।
और इस न्यूक्लियन में कौन होते हैं? तो एटम के दो सब एटॉमिक पार्टिकल, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु के अंदर जो नाभिक है उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये जो बाहर वाला भाग है, इस बाहर वाले भाग में कौन होते हैं? आप बताओगे। इस बाहर वाले को, इसे जो गोल सा रास्ता बनाया है मैंने, सर्कुलर पाथ बनाया है, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट, उसे हम कक्ष बोलते हैं। और इन कक्षों में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हो। तो एटम के तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करती हूं तो वो बाहरी कक्षाओं में, बाहरी कक्ष ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। और जब मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करती हूं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर किसी भी एटम का क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस, या किसी भी एटम का न्यूक्लियॉन्स, नाभिक बनाते हैं। ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। किसके? आप बताओगे। एटम के। अब मैं बात करती हूं कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटी कोई चीज हो सकती है? क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी कोई छोटी चीज हो सकती है? तो आप बताओगे यस। अगर मैं बात करती हूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से छोटा भी कोई कण हो सकता है क्या? तो आप बताओगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो छोटे पार्टिकल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ये एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से छोटा जो कण है, तो आप बताओगे उनसे भी छोटा पार्टिकल होता है, उसे हम क्वार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्क। क्वार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? क्वार्क। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल सस्टेन करते हैं, और उन छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं क्वार्क। और ये जो क्वार्क है, इसके बारे में सबसे पहले इसकी खोज किसने की? ये भी एग्जाम में आता है कि खोज किसने की क्वार्क्स के बारे में। आप बताओगे जेलमैन नाम के साइंटिस्ट ने। कौन से साइंटिस्ट ने? जेलमैन नाम के साइंटिस्ट ने। बेटा पॉजिट्रॉन नहीं होता है अनिकेत, पॉजिट्रॉन इज द अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पॉजिट्रॉन होता है अनिकेत। जबकि हम बात करते हैं क्वार्क क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम क्वार्क बोलते हैं। या मैं बोलूं कि इन क्वार्क के जुड़ने से ही, क्वार्क के जुड़ने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं। क्वार्क के जुड़ने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि कौन से पार्टिकल के जुड़ने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, आप क्या बताओगे? क्वार्क के जुड़ने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। और क्वार्क क्या होता है? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपस में जुड़ के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। जब मैं क्वार्क की बात करती हूँ तो क्वार्क दो होते हैं। एक होता है अप क्वार्क, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हरीश अभी पढ़ लो, सब समझ में आएगा आपको आगे। जब मैं क्वार्क की बात करती हूं तो क्वार्क के ऊपर दो टाइप के क्वार्क होते हैं बेटा। एक होता है अप क्वार्क, हिंदी में कोई नाम नहीं है, अप क्वार्क। और एक होता है डाउन क्वार्क। क्या होता है? डाउन क्वार्क। तो एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनसे भी छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये बात बताई आपके जेलमैन ने। और जेलमैन ने उन सब छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटे पार्टिकल्स का नाम क्या दिया? क्वार्क। और जेलमैन ने कहा कि जो क्वार्क हैं उनके जुड़ने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं। क्वार्क दो टाइप का होता है, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। अब जब मैं अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के चार्ज की बात करती हूं तो अप क्वार्क होता है +2/3। इसकी वैल्यू पूछ ले तो +2/3। ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। और डाउन क्वार्क होता है -1/3। जब ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क जुड़ते हैं तभी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब बनते हैं बेटा। तभी क्या बनते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? -1 इलेक्ट्रॉन 0। तो ऐसा कहा जाता है कि जब दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क जुड़ेगा तब जाकर एक क्या बनेगा? आपका
इलेक्ट्रॉन बनेगा। ऐसे ही बेटा आपके ये जब क्वार्क होते हैं, ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब ये जुड़ेंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनेंगे। अब ये तो बात होगी बेटा, क्या मैंने क्या बताया कि एटम इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे आगे डिवाइड नहीं कर पाओगे, वो इतना छोटा, वो आगे डिवाइड हो ही नहीं सकता। और एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? आप बताओगे बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? आप बताओगे वो न्यूक्लियस में या न्यूक्लियॉन्स में। और इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में रहते हैं, कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। क्यों चक्कर काटते हैं आगे बात करेंगे हम इसी चैप्टर में। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनसे भी छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये बात किसने बताई? जेलमैन ने। और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? क्वार्क। जब क्वार्क्स जुड़ते हैं तब जाकर आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है। क्वार्क 2 होते हैं, एक अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क। ठीक है, अब मैं बात करती हूं, क्या यहां से 2 क्वेश्चन और आते हैं एग्जाम में कि ये जो एटम है, अगर मैं बात करूं मैम न्यूक्लियस की खोज किसने की? अच्छा अभी बताते हैं बेटा, सुनो। अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लियस की, नाभिक की डिस्कवरी कब हुई, किसने की, तो नाभिक की खोज की बात करते हैं तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड जी ने। बहुत काम किया रदरफोर्ड ने केमिस्ट्री में। रदरफोर्ड जी ने की थी। और किस एक्सपेरिमेंट से की थी? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हिंदी में कहा जाता है इसे अल्फा प्रकीर्णन अनुप्रयोग। इसके अंदर क्या किया था? तो एक गोल्ड का फॉइल लिया था, एक अल्फा एमीटर लगाया था। अगर तुम लोगों को नहीं आता तो आगे पढ़ाऊंगी मैं ये मॉडल आपको, तब आपको पता लगेगा कि क्या किया था। कि एक यहाँ पर ऐसा एमीटर लगाया जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं बहुत सारे, यहाँ गोल्ड का फॉइल लगाया, तो ये अल्फा पार्टिकल्स की इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई। कुछ थे जो यहाँ से चले गए, कुछ यहाँ से, हजारों में से एक पार्टिकल वापस आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था बेटा? न्यूक्लियस था। तो यहाँ से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। और बताया कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे एक सर्कुलर पाथ में चक्कर काटते रहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो आप क्या बताओगे? रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके क्या करा था? न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है बेटा, जिसने भी पूछा है मैंने बता दिया है। अब मैं बात करती हूँ 2 चीजों की, दोनों पॉइंट मेरे ध्यान से सुनना। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आपका एटम है उसका साइज ऑफ एटम, अगर पूछे कि साइज ऑफ एटम, जो परमाणु है उसका साइज, उसका आकार, परमाणु का आकार किस ऑर्डर का होता है? परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम किस आकार का, किस ऑर्डर का होता है? पूरे के पूरे अगर इस एटम के साइज की बात करते हो तो ये किस ऑर्डर का होता है? ये होता है 10 की पावर -10 मीटर के ऑर्डर का। अगर पूछे एटम की साइज या एटम की रेडियस पूछे आपसे, एटॉमिक रेडियस, जैसे आप साइज ऑफ एटम बोलोगे, किस ऑर्डर की होती है? 10 की पावर -10 मीटर। या मैं बोल सकती हूं 10 की पावर -10 मीटर को मैं क्या बोल सकती हूं बेटा? एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल की होती है, मतलब इसके साइज की होती है। अगर मैं बात करती हूं इस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की रेडियस या साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, या मैं इसे क्या बोल सकती हूं? न्यूक्लियस के साइज को। आप बताओगे कि नाभिक का आकार किस ऑर्डर का होता है? तब आप बताओगे किस ऑर्डर का होता है ये? बिल्कुल से बताया शैलेश कुमार आपने, 10 की पावर -15 मीटर के। किस ऑर्डर की होती है? 10 की पावर -15 मीटर की। और 10 की पावर -15 को आप क्या बोल सकते हो? फर्मी। क्या बोल सकते हो? फर्मी। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एक फर्मी या फर्मी बोल दो, 1 फर्मी, 1 फर्मी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो साइज ऑफ एटम है वो उसकी एसआई यूनिट क्या है। हाँ, फर्मी, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर आपसे पूछ ले इन दोनों की एसआई यूनिट क्या, यहां से एसआई यूनिट ही पूछी जाती है बेटा, इन दोनों की एसआई यूनिट पूछेगा। किस किस की एसआई यूनिट? पहले आपसे पूछेगा कि एटॉमिक साइज की एसआई यूनिट क्या है। एटॉमिक साइज का मतलब क्या है? परमाणु के आकार की। एटॉमिक साइज का एसआई यूनिट क्या है? एसआई इकाई क्या है? परमाणु आकार की, परमाणु आकार की आपसे पूछेगा एसआई यूनिट। तो एटम का साइज किस ऑर्डर का है बेटा? 10⁻⁻10 का। तो मतलब इसकी एसआई यूनिट क्या बन सकती है? एंगस्ट्रॉम। तो इसकी क्या बनेगी एसआई यूनिट? एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ ले किसकी एसआई यूनिट, आपसे पूछ ले साइज ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस साइज की, न्यूक्लियस साइज, नाभिक आकार की पूछ ले आपसे, नाभिक आकार की पूछ ले क्या एसआई यूनिट, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस किस ऑर्डर का है? फर्मी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी बेटा? आप बताओगे। इसकी एसआई यूनिट बनेगी फर्मी। फर्मी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहां से। एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस साइज एक ही बात है बेटा। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज एक बात है, और एटॉमिक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस साइज एक बात है। ठीक है, आप बेटा जो बोल रहे हो ना प्रियंक, आप भी सेम बात बोल रहे हो। साइज, न्यूक्लियस साइज को मैं एटॉमिक, न्यूक्लियस साइज को मैं एटॉमिक न्यूक्लियस भी बोल देती हूं। इसी को दूसरा आपको वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे शब्द देता है, इसी को मैं एटॉमिक न्यूक्लियस भी बोल सकती हूं। इसी को बोला जाता है एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ये बेटा किसकी किसकी ऐसा यूनिट है? एटॉमिक साइज की। न्यूक्लियस साइज की पूछे तो फर्मी है। क्या पूछे? न्यूक्लियस साइज की पूछे तो क्या है बेटा? आप बताओगे फर्मी है। हाँ, बिल्कुल सही बोला शैलेश कुमार ने। अब मेरी बात को, अगली बात को आप सुनिए जरा ध्यान से। ये एक एटम है, ये एक एटम है। इस एटम के बीचों बीच क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उन्हें हम कौन से फोर्सेस बोलते हैं? इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगते हैं, जो बल लगते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करें, सबसे मजबूत बल कौन से होते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर कौन से लगते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं। और यहां पर जो न्यूक्लियस में एनर्जी होती है, यहां पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। यहां पर जो एनर्जी है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं हम? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। और ये नाभिकीय ऊर्जा कहां काम आती है बच्चों? न्यूक्लियर रिएक्टर में पढ़ते हो आप। न्यूक्लियर रिएक्टर में, जहां न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन होता है, वहां पर आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हो। यहां कोई बात नहीं करनी है आपको न्यूक्लियर एनर्जी की। समझ गए मेरी बात? मैंने क्या बताया? मैंने कहा एटम, एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, उन सब एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटे पार्टिकल सस्टेन कर
हाँ, टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल। अब आ रही होगी साउंड आपको, अब साउंड आ रही होगी मुझे लगता है, कोई बात नहीं, बीच में चली गई थी, वो बैटरी चेंज करवा ली मैंने। चलो मैं वापस रिपीट करती हूँ, मैंने क्या पढ़ाया। मैंने कहा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो फोर्सेस लगते हैं उन्हें न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, एंड न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होते हैं। उसके अलावा मैंने बोला आपको क्या कि न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। कोई बात नहीं, अब आ गई साउंड, कब से लगे हो तुम साउंड, इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट सुनो मेरी बात। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह बताया कि कोई भी एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर। और ये ऑर्बिट्स होते हैं, इनके नाम होते हैं बेटा। ये क्या बना रही हूं मैं, ये बनाया मैंने, एक एटम को मैंने रिप्रेजेंट किया है। कैसे करेंगे, ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, नाभिक है, जैसे न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और ये जो बाहर मैंने गोल गोल पथ बनाए हैं ना, सर्कुलर पाथ, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिट। और इन ऑर्बिट के नाम होते हैं बेटा, कक्षाओं का नाम देते हैं इन कक्षाओं को। जो न्यूक्लियस के पास होती है उसे के बोलते हैं, फिर के के बाद एल आता है, उसके बाद एम आता है, उसके बाद एन आता है, उसके बाद पी आता है, ऐसे आगे आगे चलते रहते हैं। तो के एल एम एन ओ पी ये सब क्या है, ये ऑर्बिट है, ये कक्षाएं हैं, ये कक्ष हैं। तो किसी भी एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो चीजों से, एक तो उसके अंदर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और बाहर वाले में ऑर्बिट्स में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये डिपेंड कर रहा है कि किसके एटम को आपने रिप्रेजेंट किया है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ती जाएगी। के एल एम एन ओ पी, जो न्यूक्लियस के पास होती है उसे के बोलते हैं बेटा, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, ऐसे आपके आगे आगे ऑर्बिट्स चलती रहती हैं, कक्ष चलते रहते हैं। अब इन ऑर्बिट्स में क्या है, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है बेटा, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे डिसाइड होती है इसके अंदर, मतलब किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। आप लिखेंगे मैक्सिमम नंबर, अगर आपको मैक्सिमम नंबर देखने हैं यहां पर कि के में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एन में कितने हो सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आप किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हो, इसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, कौन सा, 2n²। इस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको आप तुरंत निकाल लोगे। अब यहां पर ये n क्या है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। इस फॉर्मूले में ये जो n है, ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बताओगे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। किस नंबर का ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे बेटा n क्या बता रहा है, कक्षक की संख्या, कक्षकों की संख्या। जैसे अगर k है तो k एक नंबर वाला है, तो k के लिए n का वैल्यू क्या होगा बेटा, 1, l के लिए कितना होगा 2, m के लिए कितना होगा 3, n के लिए कितना होगा 4, o के लिए कितना होगा 5। तो ऐसे ऐसे आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मुझे निकालना है कि k ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मैं क्या करूंगी, यह फॉर्मूला लगाऊंगी 2n², 2 इंटू n, n यहां पर क्या होगा 1 होगा क्योंकि k में निकाल रहे हो, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 2 आएगा। तो
K के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2। L में कितनी हो सकती है? 2 इंटू, अब क्या आएगा बेटा? 2, क्योंकि L के लिए N का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यहां पर कितना आएगा? 8। अगर मैं M का निकालूंगी, M, तो M में क्या होगा बेटा? 2 इंटू 3, कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। 9 दूनी 18। ऐसे ही N का निकालो, क्या होगा? 2 इंटू 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? आप बताओगे 16 दूनी 32, तो 32 हो जाएगा यहां पर। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है। आपको कोई भी ऑर्बिट दे दे, K दे दिया, तो K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। L में आप जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो बेटा सिर्फ आप 8 भरोगे, M में भरोगे तो 18 भरोगे, N में भरोगे तो 32 भरोगे। तो ये किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2n², जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, उस कक्षक की संख्या है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। मेरी बात को समझ में आ रही है इतनी बात? अभी मैं बात करूंगी एसपीडीएफ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एसपीडीएफ KLMN में, अभी बात करेंगे हम, ठीक है, सब बात करेंगे। अब मैंने कहा अगली बात क्या? अगली बात मैं बहुत बेसिक चीजें पढ़ा रही हूं, आप लोगों को सब समझ में आता है। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, एटॉमिक नंबर। तुम लोगों को याद है एटॉमिक नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं? मैम आपने बताया था Z से। फटाक से बता दो एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपने कहा था मैम किसी भी एटम के सेंटर में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? उसकी क्या कहलाती है? उसकी आप बताओगे बेटा, एटॉमिक नंबर कहलाता है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज और बता रही हूं यहां पर, एटॉमिक नंबर जिसे आप Z से डिनोट करते हो, ये किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब बताना पड़ेगा मुझे, आइसो इलेक्ट्रॉन सब बताना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम का, जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही उसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। लेकिन अगर ये एटम है न्यूट्रल, ये क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये उदासीन है। उदासीन का मतलब है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना क्या है, नेगेटिव है, कोई चार्ज नहीं। जैसे मैंने सोडियम बोला, Na लिखा, मैंने ना पॉजिटिव लिखा ना नेगेटिव लिखा। तो किसी भी उदासीन परमाणु में बेटा याद रखना, जो एटॉमिक नंबर होता है वो इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। मैंने कहा कि अगर कोई एटम न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उस एटम का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, यह बात आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अगर आपसे एग्जाम में दे दे तो आप कैसे आप उसे करोगे? जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा रही हूं, न्यूट्रॉन बाद में निकालेंगे, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा रही हूं सिर्फ। ये एक बच्चा हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? ये नंबर से जो मैसेज कर रहा है। सुनना मेरी बात क्या, मान लो एक क्वेश्चन दे रही हूं आपको, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक हो गया सोडियम Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एक मैंने दे दिया Na पॉजिटिव, एक दे दिया मैंने ऑक्सीजन 2-। ऑक्सीजन की स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट 2- फॉर्म में हो सकती है, मैंने बताया था। और मैंने कहा कि ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। जरा बताओ कैसे करोगे? मैंने कहा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है? तो इलेक्ट्रॉन और, मैं न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रही, न्यूट्रॉन बाद में याद करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। अब बेटा Na सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे गिवन होगा आपको, 11 नंबर पे होता है। ये सोडियम भी 11 पर है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है। ऐसे कंप्लीट तरीके से आपको क्वेश्चन देगा। अब आपको कैसे निकालना है? ये इसका एटॉमिक नंबर है,
ये क्या है, किसी भी एटम के पैरों में, ये जो पैर है ना, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन अगर वो न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो सोडियम के अंदर सबसे पहले प्रोटॉन बताओगे तो प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी 11। यहां पर भी कितना होगा 11, क्योंकि यहां पर देखो ना नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 11 है, यहां कितना होगा 8 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैंने कहा अगर वो एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, उस एटम के एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। ये इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होगी। ये न्यूट्रल है, इन्हें कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर, तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वही क्या होगा बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना है 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11 हो गया। अब बात करते हैं Na+ में कैसे निकालेंगे, जहां चार्ज नहीं है जब तो एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर चार्ज दिया हुआ तब आपको क्या करना है, तब बेटा आपको उसका एटॉमिक नंबर लिखना है, 11 दे रखा है, और जो चार्ज है यहां पॉजिटिव है इसका जस्ट रिवर्स कर दो, उसके चार्ज को पॉजिटिव है यहां पर नेगेटिव कर दो, रिवर्स करना है। अगर यहां पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जितना चार्ज है उतना माइनस कर दो, एक चार्ज है उतना माइनस हो गया ये, तो यहां पर निकल के आ गया 10 क्या है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर क्या करना है, इसके चार्ज, इसका एटॉमिक नंबर लिखो 8, और यहां पर चार्ज कितना है माइनस, तो यहां क्या होगा इस बार प्लस होगा, 2 माइनस है तो यहां पर 2 क्या होंगे प्लस। तो बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 10। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहां 11। यहां 11 क्यों था, क्योंकि एटम क्या था बेटा न्यूट्रल था, उदासीन था। और ऐसे कोई 2 एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 10 था, Na+ में भी इलेक्ट्रॉन 10 हैं, ऑक्सीजन 2- में भी इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो इन्हें कहा जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन सेम हो उन्हें कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कोई 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो बराबर, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे बेटा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। एक परिभाषा आज आपने सुन ली। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, ऐसे 2 एटम, चाहे वो न्यूट्रल जो चार्ज वाले कोई भी हो, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बराबर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। आप निकाल लोगे आप, चलो एक एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको, जल्दी से निकाल के देना। आप मुझे निकाल के दो, किसका मैं आपको किससे निकलवाऊं, किसका एग्जाम्पल, कोई भी रैंडमली एग्जाम्पल ले लो आप। तुम लोग मुझे दो एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, +3, ऊपर +3 है इसका चार्ज, इसमें मुझे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना, जल्दी बताओ। शिवांश तिवारी बेटा है चैप्टर वाइज ही PDF है, आप देखिए जाकर। हाँ जी जल्दी बताओ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है ऊपर +3, नीचे एटॉमिक नंबर मैंने 13 दिया है, इसके अंदर मुझे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ जल्दी से। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ मुझे जल्दी से। हाँ जी उसके बाद छुट्टी कर दूंगी। नहीं बेटा आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतने सारों का ही नहीं याद करना है, मैं बताऊंगी आपको किस किस का याद करना है। हाँ जी बताओ प्रोटॉन कितने निकले, जल्दी बताओ प्रोटॉन कितने आए, इलेक्ट्रॉन कितना आया। जब मैं बात करती हूँ एल्यूमिनियम 13, प्रोटॉन तो बेटा 13 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। अब मुझे ये बताओ, बहुत बढ़िया 10 और 13, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो बताओ इलेक्ट्रॉन में क्या करूंगी, पहले 13 लिखूंगी, ऊपर कितना चार्ज है +3, -3 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। निकाल दोगे अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आए तो, निकाल दोगे ना ऐसे। मैंने सिर्फ अभी आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सिखाया है, न्यूट्रॉन अगली क्लास में निकालना सिखाएंगे।
ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, आइसोबार के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे किसका, आइसोटोप तो बता दिया, आइसोबार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, छुट्टी कब से कब तक है होली पर? बेटा अब मेरी नेक्स्ट क्लास 31 को ही होगी, 31 मार्च को होगी। छुट्टी आपकी 27 से लेकर 30 तक है, बार बार बता चुकी हूं, एक बार और सुन लो। ठीक है, चलिए, तो आप सबको होली की शुभकामनाएं, अच्छे से अपनी होली मनाएं और बढ़िया से अपना खुश रहें। मैं अब 31 मार्च को मिलूंगी आपको। नोट्स में एक बार चेक कर लेती हूँ, अगर कोई नोट्स नहीं होगा तो वो आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगी, आज नहीं तो कल सुबह तक सारे डल जाएंगे। जितना मैंने मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर तक के नोट्स मैं आपको पूरा करवा दूंगी। आइसोटोन्स भी बताऊंगी हरीश, आइसोटोन्स भी बताऊंगी, आइसोबार भी बताऊंगी। तो मेटल नॉन मेटल के चैप्टर तक की मैं कंप्लीट पीडीएफ डलवा दूंगी एक साथ मर्ज करके, चिंता मत करो। और होली की छुट्टी हो चुकी है, मैंने बता दिया 27 से 30 तक है, लेकिन मैं तो कल से ही नहीं लूंगी क्लास। ठीक है, निपान बेटा, हाँ बायो की क्लास होगी। आप सबको होली, हैप्पी होली इन एडवांस, और बढ़िया से अपनी होली सेलिब्रेट करें। और प्लीज जानवरों वानवरों पे कलर और गुब्बारे ना मारें, क्योंकि जानवरों को इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे कुत्ते वुत्ते, गली के कुत्तों पे बहुत सारे बच्चे पिचकारी चलाते हैं होली की, वो गलत है। ठीक है, चलिए, तो हैप्पी होली। पीडीएफ में डलवा दूंगी और पीछे का सारा बैठ के रिवाइज कर लें। इन 4-5 दिन में जो आपके पास छुट्टियां हैं ना, उसमें बढ़िया प्रैक्टिस करें। 1-2 में प्रैक्टिस सीरीज भी डलवा रही हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, हैप्पी होली। आप सबको हैप्पी होली। अब मैं होली के बाद मिलूंगी 31 तारीख को। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक कह रहे हैं होली का गिफ्ट दे दो, आप मुझे दे दो होली का गिफ्ट, मैं आपको दे दूंगी। बेटा क्या है होली का गिफ्ट, बताओ क्या चाहिए तुम लोगों को, क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें होली पर? है एक कह रहा है होली का गिफ्ट दे दो, क्या गिफ्ट दे बताओ। चलो आखिर दूंगी, 31 तारीख को गिफ्ट दूंगी। ठीक है, अच्छे से रहिए, बढ़िया से अपने होली को मनाइए। थैंक यू सो मच।